अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। इससे पहले हमने देखा था कि डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चनर्स बनाए जाते हैं और इसी तरह से डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि डेटा की जो दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमने देखा कि किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड हमने पढ़े थे यहाँ क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखिए, जो सेकेंडरी डेटा है, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। हमारे पास सेकेंडरी डेटा के टू मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज़ द पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ अनपब्लिश्ड सोर्सेज। Published sources are those sources which have been published by some agency or by some institution. Some of the published sources of secondary data are जो कुछ important sources हैं secondary data के, जो published secondary data है उसके जो important कुछ sources हैं, these have been given here. First is government publications. Ministries of central and state governments in India publish a variety of statistics as their routine activity. देखो, different ministries, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, या इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाज जो है पब्लिश करते हैं एज देयर कंटिन्यूस रूटीन। आइदर इट विल बी एनुअल, यानी ईयरली डेटा होता है, आइदर क्वार्टरली, दैट इज आफ्टर एवरी 3 months, और ये इसी तरह से मंथली के मंथ ऑन मंथली बेसिस ये डेटा पब्लिश किया जाता है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये पब्लिश होता है। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, डेटा आर फेयरली रिलायबल। क्योंकि इस डेटा को गवर्नमेंट पब्लिश करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पब्लिश करते हैं, देयर फॉर दीज फिगर्स और दीज डेटा आर फेयरली रिलायबल, यानी दीज आर रिलायबल डेटा, यानी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो रिलायबल डेटा होता है। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑन स्टैटिस्टिक्स आर, जो कुछ अहम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में, दीज आर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की के मुतालिक, डिफरेंट सिचुएशंस के मुतालिक, डिफरेंट सेक्टर, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के मुतालिक, या डिफरेंट पैरामीटर्स जो इकोनॉमी के होते हैं उनके मुतालिक जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इसमें जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, इसमें इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, उसकी सर्वे की जाती है, फिर इसको इसमें पब्लिश किया जाता है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, दीज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द कंट्री, रिगार्डिंग इट्स ग्रोथ, रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्शन, रिगार्डिंग इट्स क्या कह सकते हैं हम इसको, कि इट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इट इज स्ट्रक्चर, इट इज मेकअप, यानी कि किस तरह का सेक्टर जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं एग्रीकल्चर में, किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है, इस के रिलेटेड ये एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो है इसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, कोर करेंसी और बैंकिंग पे रिपोर्ट पब्लिश होती है। इसी तरह से लेबर गैजेट होता है, ये जो रिपोर्ट ऑन करेंसी है, करेंसी पे ये पब्लिश होता है, हाउ मच करेंसी इज इन सर्कुलेशन, बैंकिंग रेट्स, यानी लैंडिंग रेट जो होती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग पेनिट्रेशन, बैंकिंग का सिस्टम कैसा है, यानी इसके रिलेटेड ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है बैंकिंग और करेंसी के रिलेटेड इस रिपोर्ट में। लेबर गैजेट्स होते हैं, जिसमें लेबर के रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो रिजर्व ये बुलेटिन इशू करता है, जिसमें इन्फ्लेशन पे इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें करेंसी पे इंफॉर्मेशन होती है, जिस पे बैंकिंग रेट्स पे इंफॉर्मेशन होती है, जिस पे लोन्स पे इंफॉर्मेशन होती है, इसके रिलेटेड इसमें ये इसी तरह से जो बैंक्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग पे इसमें रिपोर्ट्स होती हैं, बैंकिंग सेक्टर किस तरह से फंक्शन कर रहा है और किस तरह से डेवलप हो रहा है, इसके रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल होती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है इस रिपोर्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन में। फिर है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं टाउन्स और सिटीज़ में, इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में,
वो कुछ डेटा पब्लिश करते हैं रिलेटिंग टू एजुकेशन, एजुकेशन के रिलेटेड वो डेटा पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट रेशोज़, इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है ये म्यूनसिपैलिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स पब्लिश करते हैं। इसी तरह से हेल्थ के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, बर्थ्स एंड डेथ्स, क्योंकि ये जो टाउन्स और सिटीज़ होती हैं इनमें जो बर्थ्स एंड डेथ्स जो होती है म्यूनसिपल काउंसिल्स या म्यूनसिपल कमेटीज़ जो होती है वही पर इनको रजिस्टर कराना पड़ता है। और इसी तरह से जो लोकल स्कूल्स होते हैं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वहाँ पर एजुकेशन जो होते हैं यानी अप टू अबाउट एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स तक जो एजुकेशन जो होती हैं इट फंक्शंस अंडर द control of the municipalities or the municipal corporations. These data are also fairly reliable and useful. These data, ये data जो होता है ये भी reliable और useful data होता है. Reports of committees and commissions. इसी तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट from time to time different committees और commissions सेटअप करता है किसी खास मकसद के लिए, किसी स्पेसिफिक इशू के लिए। कमिटीज़ एंड कमीशनर्स जो हैं वो फिर अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स फर्निश करती हैं गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट्स देती हैं। कमिटीज़ एंड कमीशनर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन दियर रिपोर्ट्स। जो ये कमिटीज़ या कमीशनर्स गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अब इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू look into the development or the status of the railways transport system in the country, तो गवर्नमेंट में अपॉइंट, गवर्नमेंट तो इसके लिए गवर्नमेंट हो सकता है कि वो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएगा जो जिनको का ये काम होगा, जिनको गवर्नमेंट ये काम सौंपेगा या ये उनको टास्क होगा कि वो ये देखें कि किस तरह से हम अपने रेलवे नेटवर्क को या रेलवे सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो वो उसको स्टडी करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट किसी और सेक्टर में, सपोज फॉर एग्जांपल किस तरह से हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाएगा, कमीशन बनाएगा, तो फिर वो एक रिपोर्ट पब्लिश ये सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, तो उसमें भी कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। फाइनेंस कमीशन जैसे कि हम देखते हैं कि जो डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स कलेक्ट करती है या टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उसमें से कितना शेयर स्टेट्स को जाना चाहिए, कितना शेयर सेंटर लेगा, और कौन से टैक्सेस में से कितना शेयर स्टेट्स को मिलेगा और कितना शेयर सेंटर को मिलेगा। इसी तरह से मोनोपोलीज कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था, प्लानिंग कमीशन which formulates annual 5-year plans in the country, or some of the notable commissions in India। ये जो कुछ important commissions हैं जो इंडिया में यानी इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था इसको फिर रिनेम करके इसको बनाया गया था नीति आयोग, इसका नया नाम है, विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। ये जो कमीशन एंड कमिटीज़ जो होती हैं ये गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट्स में प्रोवाइड करती है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, इसी तरह से कुछ बड़े ट्रेड एसोसिएशंस जो है थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिविजन्स कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। कुछ बड़े ट्रेड एसोसिएशंस या इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस होते हैं, डीलर्स के एसोसिएशंस, तो ये भी कुछ अपनी रिसर्च डिविजन्स के थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो फिर इसको पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स एसोसिएशन पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। इसी तरह से शुगर मिल्स जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दी है, शुगर मिल्स एसोसिएशन, ये शुगर मिल्स के रिलेटेड कितनी शुगर मिल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन क्या है, उनका बिजनेस स्टेटस क्या है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जो एसोसिएशन है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है किस तरह से फंक्शन कर रही है, कि किस तरह से डेवलप हो रही है, किस तरह से काम इस इंडस्ट्री में चल रहा है, उसके रिलेटेड वो डेटा पब्लिश करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इसी तरह से डिफरेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं या रिसर्चेस जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करते हैं, अपनी इस रिसर्च को पब्लिश करते हैं
Various universities and research institutions publish information as findings of their research activities. जो ये रिसर्च करते हैं उनकी जो फाइंडिंग्स फिर होती है फिर उसको ये पब्लिश करते हैं. इन इंडिया फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एज अ रेगुलर फीचर. इसी तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है या इसी तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करते रहते हैं. इसी तरह से हम देखते हैं कि जर्नल्स एंड पेपर्स एक और जो सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स हमारा सेकेंडरी या सेकेंडरी सोर्स या पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में से वो है जर्नल्स एंड पेपर्स. मनी न्यूज़ पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू ऑल्सो सप्लाई अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. इसी तरह से हम देखते हैं कि जर्नल्स जो है which are published either quarterly or fortnightly यानी आफ्टर 15 days और मंथली इनको पब्लिश किया जाता है. ये जो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं या इसी तरह के मैगजीन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं. इन पेपर्स में से हम देखते हैं एक इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स ये स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं. इसी तरह से कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू एक सच एज कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू ये जो कुछ ये जर्नल्स हैं. इसी तरह से हम देखते हैं द इकोनॉमिस्ट ये जो कुछ जर्नल्स हैं ये कंटिन्यूसली स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं. ये भी एक हमारा सोर्स है सेकेंडरी डेटा का. पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स इस तरह से इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर जो है वो भी अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं. अपनी रिसर्च में जो उनके फाइंडिंग्स होते हैं वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बन जाता है. इंटरनेशनल पब्लिकेशन हम देखते हैं उनमें से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, IMF. यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है. इसी तरह से जो हम देखते हैं कि WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या इसी तरह से फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं. दीज आर यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा. इनको सेकेंडरी डेटा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से हमारे पास ये जो हमने देखा अभी तक ये था सेकेंडरी डेटा के जो हमारे दो सोर्सेज थे. एक तो पब्लिश्ड सोर्सेज थे, एक है अनपब्लिश्ड सोर्सेज. अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो है अनपब्लिश्ड सोर्सेज और दो सोर्सेज विच हैव बीन कलेक्टेड बट विच हैव नॉट yet been published. These are some unpublished secondary data as well. There are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organizations and others, generally for their self-use or office record. These data are not published. In these data जो है इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स कलेक्ट करते हैं फॉर देयर ओन यूज़, फॉर देयर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए इनको कलेक्ट किया जाता है, मगर जनरली इसको पब्लिश नहीं किया जाता है. दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हाउएवर बी यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा. मगर इसको भी हम एज सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करें. तो उस वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि कौन सा सेकेंडरी डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते. वी नो दैट सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय अदर्स टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. हमें पता है कि सेकेंडरी डेटा जो है ये किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है किसी और मकसद के लिए जो उनकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स को ये फिट होता है या अपनी स्पेसिफिक नीड्स को सूट करता है. देयरफॉर वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस डेटा. तो हमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए जब हम ये सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करें. हमें ये देखना चाहिए पहले क्या जिसने ये डेटा पहले कलेक्ट किया है, जिस मकसद जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसने वो डेटा कलेक्ट किया था, और जो हमारी स्टडी या हमारी रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं. उनमें कुछ अगर सिमिलैरिटी है तो ही हम उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर उसने बिल्कुल ही किसी और मकसद के लिए डेटा कलेक्ट किया है, डेटा का नेचर ही डिफरेंट है, वो हमारी स्टडी को वो सूट ही नहीं करता, हमारी स्टडी से वो मैच ही नहीं करता है, देयरफॉर देन वी कैन नॉट यूज दैट डेटा. Therefore, one needs to be very careful while using these data. Connor has rightly stated statistically, especially other people's statistics are full of pitfalls for the users. इसीलिए हम देखते हैं कि कॉनर जो था एक स्टैटिस्टिशियन, उसने कहा है कि जो
और लोगों ने स्टैटिस्टिक्स जमा किया हुआ होता है, वो दूसरों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पिटफॉल्स होते हैं कि उसमें, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें घड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं दूसरे यूज़र्स के इस्तेमाल के लिए. सम ऑफ द नोटेबल क्वेश्चंस टू बी बोर्न इन माइंड वाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डेटा आर. जब कभी भी हम सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल करें तो हमें कुछ उस वक्त क्वेश्चन याद रहने चाहिए, कुछ रूल्स हमें याद होने चाहिए अपने जहन में. वेदर द डेटा रिलायबल, क्या ये डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या ये रिलायबल डेटा है. वेदर द डेटा और सूटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, क्या ये डेटा सूटेबल है इंक्वायरी के लिए. वेदर द डेटा और एडुकेट, क्या ये डेटा सूटेबल है हमारी पर्पज ऑफ इंक्वायरी के लिए, क्या उससे सूट करता है, उससे मैच करता है. वेदर द डेटा और एडुकेट, क्या डेटा बराबर है जिस तरह की हमें स्टडी करनी है, क्या उस तरह का डेटा है. तो ये चीज़ें, वेदर द डेटा एडुकेट, ये भी होना चाहिए कि एडुकेट डेटा होना चाहिए, डेटा उतना होना चाहिए जिससे हमें रिलायबल रिजल्ट्स हासिल हो सके. इन ऑर्डर टू असेस द रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी एंड एडुकेसी ऑफ द डेटा, द फॉलोइंग इनपुट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. अगर हमें डेटा की रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी और एडुकेसी चेक करनी है तो हमें ये पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखने चाहिए. एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग एजेंसी, पहले हमें देखना है कि जिसने डेटा कलेक्ट किया है उनकी एबिलिटी हमें देखनी चाहिए कि हाउ दे हैव कलेक्टेड द डेटा. वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा. उनकी एबिलिटी हमें देखनी चाहिए, क्या वो रियली एबल थे, उस लायक थे कि वो डेटा कलेक्ट कर सकें. द डेटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाई एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर. डेटा उसी हालत में इस्तेमाल करना चाहिए, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, इफ इट हैज़ बिन कलेक्टेड बाई एबल, अगर इसको कलेक्ट किया है उन लोगों ने जो इसके काबिल थे, एक्सपीरियंसड थे, जिनको इसका एक्सपीरियंस था, और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स जिनमें कोई पार्शियलिटी न हो, जिनमें कोई यानी ग्रजेस ना हो, जिनमें इम्पार्शियलिटी हो, यानी जो सिर्फ डेटा को यानी एज ए डेटा देखें, इसमें से कोई अपनी इसमें आरा या अपनी राय या अपनी तरफ से कुछ इसमें कह सकते हैं डिस्टॉर्शंस ना करे. इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए जो ऑनेस्टली इस डेटा को कलेक्ट करे और ऑनेस्टली इसको एनालाइज करे, ऑनेस्टली इसको पब्लिश करे, इसमें कोई डिस्टॉर्शन, इसमें कोई अपनी तरफ से कोई छेड़खानी न करे. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, और ये भी देखना चाहिए हमें कि उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था. वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमें ये भी देखना चाहिए कि उस डेटा जो ये कलेक्ट किया गया है, जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया गया था, उसको कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, जिस स्टडी के लिए वो कलेक्ट किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस स्टडी का स्कोप क्या था, उस इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या था. डेटा शुड बी यूज्ड ओनली द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी एज अंडर टेकन अर्लियर मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी. डेटा, ये जो सेकेंडरी डेटा, इसको सिर्फ उसी हालत में इस्तेमाल करना चाहिए अगर ये जो ऑब्जेक्टिव उस स्टडी का जिसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया था, अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका स्कोप, उस स्टडी का स्कोप मैच हो रहा है हमारी करंट स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप के साथ. अगर हमारी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स और उसका जो स्कोप है वो मैच हो रहा है उस स्टडी के साथ, उस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप के साथ जिसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया था ऑलरेडी ओरिजिनली, तो उसी हालत में सिर्फ हम इस डेटा को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं. वरना अगर ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट थे दोनों स्टडीज़ में, स्कोप भी डिफरेंट था, तो उस हालत में हम इस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से हमें यह भी देखना चाहिए मेथड ऑफ कलेक्शन. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड जो पॉइंट है जो हमें जहन में रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल करें या सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करें, उसकी एडुकेसी को चेक करें, उसकी सूटेबिलिटी को चेक करें, तो वो थर्ड पॉइंट है मेथड ऑफ कलेक्शन. हाउ द डेटा वाज कलेक्टेड, which method was used for the collection of data. The method of collection of data by the original investigator should also be noted. तो हमें यह भी देखना चाहिए कि original investigator ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था डेटा को कलेक्ट करने के लिए. The method adopted must match the nature of investigation. जो मेथड अडॉप्ट किया गया था वो मेथड मैच होना चाहिए नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ. टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, टाइम, किस टाइम ये कलेक्ट किया गया था डेटा, और कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, किन हालात में इस डेटा को कलेक्ट किया गया था. वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
यानी ये भी एक जो ये डेटा इस्तेमाल करने वाला होगा उसको ये भी देखना चाहिए कि किस वक्त में ये डेटा कलेक्ट किया गया था, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एज वेल एज द कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किन हालात में ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, यानी जिसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सुटेबल टू जनरलाइज सर्टन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसमें ये बहुत ही अहम चीज़ है ये, कि डेटा जो कलेक्ट किया गया था, किया जाता है क्राइसिस के वक्त, यानी जैसे कि वॉर टाइम्स में, उस डेटा में कुछ जो हमें उस वक्त नताइज हासिल होंगे, जो हमें रिजल्ट्स उससे ड्रा होंगे, उन रिजल्ट्स को या उन नताइज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं पीस टाइम के हालात पर। यानी हम जो डेटा कलेक्ट किया गया था वॉर के वक्त, क्राइसिस के वक्त, इसी तरह से कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ हुआ था उसके वक्त अगर कोई डेटा कलेक्ट किया गया था, तो उसको हम उस डेटा के रिजल्ट्स को नॉर्मल हालात के वक्त हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डेटा कब कलेक्ट किया गया था और उस वक्त क्या हालात थे। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आर द सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेटर या भी एक स्टडी करने वाले को ये भी जहन में या ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो ओरिजिनल स्टडी में इस्तेमाल हुआ था, इनिशियल स्टडी में इस्तेमाल हुआ था, वो सेम होना चाहिए प्रेजेंट स्टडी में। यानी जो मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनिशियल कलेक्शन ऑफ डेटा में इस्तेमाल होना चाहिए, इट शुड बी सेम इन द प्रेजेंट स्टडी। If the unit of measurement differ, data must be modified before use. अगर मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होता है तो हमें उस वक्त डेटा को पहले मॉडिफाई करना चाहिए, इस्तेमाल करने से पहले हमें डेटा को मॉडिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उसने ओरिजिनल डेटा कलेक्टर ने डेटा कलेक्ट किया है, उसने प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, एप्पल प्रोडक्शन उसने देखी है, उसने उस वक्त इस्तेमाल किया है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने इस्तेमाल किया, उसने वो इस्तेमाल किया था मेट्रिक टन्स उसने लिया था, मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका। अब अगर हम इसी डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी डेटा को, तो हमें भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेट्रिक टन्स में ही रखना चाहिए। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको क्विंटल्स में रखना चाहते हैं, तो हमें पहले जो ऑलरेडी ये जो डेटा है इसको पहले कन्वर्ट करना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कन्वर्ट करना चाहिए, डेटा को कन्वर्ट करना चाहिए, फिर हम इसको इस्तेमाल करें। या इसी तरह से हम बॉक्सेस में देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हुई है एप्पल्स की, तो हमें उस वक्त पहले डेटा को कन्वर्ट करना चाहिए, फिर ही हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा शुड ऑल्सो बी चेकड। हमें यह भी देखना चाहिए कि डेटा कितना एक्यूरेट है। इफ द अवेलेबल डेटा डू नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दी शुड बी डिस्कार्डेड। अगर अवेलेबल डेटा जो है रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मैच नहीं कर रहा है, जितनी हमें कन्फर्मिटी उसकी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ नहीं है, तो हम इस डेटा को इस्तेमाल न करें, तो हम इस डेटा को डिस्कार्ड ही करें, नया ही डेटा लें, कोई और डेटा लें, मगर इसको हम इस्तेमाल न करें। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं सेकेंडरी डेटा के, जो टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, वो है सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। यानी ये आप देखते हैं कि आफ्टर एवरी 10 ईयर सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री। यानी हम देखते हैं हर 10 साल के बाद पूरे मुल्क में सेंसस की एक्सरसाइज अंजाम में लाई जाती है। तो उसके बाद ये जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है वो इस डेटा को पब्लिश करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है सेकेंडरी डेटा की। इट्स अ वेरी कम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये इसमें बहुत ही कम्प्रहेंसिव डेटा होता है, वाइड रेंजिंग डेटा होता है, इसमें हर एक चीज़ के रिलेटेड इसमें डेटा होता है, यानी पॉपुलेशन के रिलेटेड। इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन साइज एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया। इसमें पॉपुलेशन साइज, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स, इसी तरह से इवन की जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लोगों की, यानी इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का इसमें रजिस्टर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ब्रॉडली इट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। इसमें फॉलोइंग पैरामीटर्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया,
कितनी पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है थ्रू डिफरेंट स्टेट्स एंड अर्बन रूरल एरियाज में, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की देखी जाती है। पॉपुलेशन की प्रोजेक्शंस क्या हो सकती है, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो सकती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, किस एरिया में कितनी डेंसिटी है, कहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, कहाँ पर कम डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ये दिखाता है ओवरऑल डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी मेल फीमेल रेशियोज ये बताता है, कंपोजिशन क्या है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, स्टेट ऑफ लिटरेसी के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग यानी अनपढ़ है या कितने लोग इलिटरेट हैं, वो इस चीज़ में इवन कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसमें जो हम कह सकते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज़ जो लाइफ की हैं उनके रिलेटेड, जैसे कि हाउसेस हैं, वाटर सप्लाईज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इनके रिलेटेड भी इसमें अब डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है देश, दैट इज रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, पोवर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं अपने इन रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑन दीज पैरामीटर्स रिलेटेड टू country as a whole as well as different states and union territories of the country. As the name suggests, Census of India is a comprehensive inquiry on population size and the related parameters of change covering each and every household of the country. इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट ये जो पैरामीटर्स हैं उन पे डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो इसमें हम कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन इसमें होती है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन पैरामीटर्स पे, इसमें हर एक चीज़ इसको हाउस होल्ड्स के रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है इस रिपोर्ट में, सेंसस ऑफ इंडिया में। इसी तरह से नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पोवर्टी के रिलेटेड इसमें हम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके इस 11th क्लास के लिए। तो तब तक के लिए आप इसको इसको देखिए इस वीडियो को, और इसमें कुछ अगर कहीं पर कोई आपको कहीं पर कोई मुश्किल होती है समझने में, तो आप स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो ये 11th क्लास के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई आपको कहीं पर मुश्किलात हो रही हो समझने में, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको हो तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।